विवेक और रिया की कहानी का पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा और आज मैं रिया और विवेक की कहानी का दूसरा भाग लेकर आई हूं। और अगर आपने इस कहानी का अभी तक पहला भाग नहीं सुना है तो मैंने इस कहानी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और आई बटन पर भी पिन कर दिया है, तो वहां से इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। तो चलिए मैं आपको इस कहानी का दूसरा भाग सुनाती हूँ। रिया की ननद नंदोई ने आकर विवेक को एक कमरे में ले गए और कमरे में विवेक, उसकी माँ, बहन और जीजा चारों जन रिया को कमरे में नहीं जाने दिया। कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब रिया को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद रिया की सास कमरे से बाहर निकलकर आई और रिया से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब रिया खाना बनाने लगी। खाना बनाकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सभी कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला। अंदर से सब बाहर आ गए, मगर विवेक बाहर नहीं आया था। रिया जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। विवेक को उसकी बहन बुलाने गई, तब विवेक आया। सबने खाना खा लिया। रिया सबके जूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके विवेक के कपड़े प्रेस करने लगी, जब रिया विवेक के कपड़े प्रेस कर रही थी, तब विवेक आया और रिया को घसीटते हुए वह आंगन में ले गया और बोला, उठा अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। रिया डर के मारे रोने लगी। अब विवेक की बहन ने विवेक को समझाया, ऐसे करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज का सारा वापस पैसा लौटाना पड़ेगा। इससे युक्ति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय और मौका देखकर इसे निकालोगे तब सब इसे ही गलत कहेंगे। अब विवेक के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया। उसके सामने सभी नायकीय ढंग से पेश आए। रिया से भी विवेक बहुत प्यार से बोलने लगा। विवेक रिया को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने कौन आया है। प्यार से रिया का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाया और उसे अपने मित्र फैमिली के पास बैठाया। विवेक अपनी माँ से बोला, मम्मी इन सबके लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक विवेक के मित्र घर पर रहे। अब वह दिन आया जिस दिन टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। विवेक के मित्र भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे संग जाने के लिए। विवेक, रिया और विवेक के मित्रगण सब निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही विवेक के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि रिया के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे, तभी विवेक भी रिया को वहां बैठाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ। तू कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 5 से 6 बजे की बैठी रिया 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर विवेक नहीं लौटा था। अब रिया को डर लगने लगा और वह डर कर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग रिया को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके रिया से पूछा, बेटी क्यों रो रही है, क्या तेरे साथ वाले तुझे बिछड़ गए हैं। रिया ने रोते रोते बोला, हाँ, मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे और बोल कर गए थे, यहीं बैठी रहना, कहीं मत जाना। मैं उनके इंतज़ार में यहीं बैठी हूँ, पर वह अभी तक लौटे नहीं हैं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी। जिस होटल में हम लोग ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम है। फिर उस महिला ने हिम्मत बांधी और बोली, डर मत, यह माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति साझी छत के कमरे में आराम कर रहे होंगे। साझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है। वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना। माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति जरूर मिल जाएंगे। रिया ने हिम्मत करी और धीरे धीरे साझी छत की तरफ चल पड़ी।
जैसे तैसे करके वह सारी छत पर पहुंची। वहां थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी। कहीं शायद उसके पति तो नहीं हो। इनमें कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में सब कमरों में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो विवेक कहीं दिखा था, ना ही उसके मित्र फैमिली ही नजर आई थी। अब रिया बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊं, घर कैसे पहुंचूं। फिर उसको याद आया, पापा के दिए गहने तो उसके पहन रखे हैं, इन्हें बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18 से 20 साल की होगी, वह रिया के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। रिया ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं है? तब वह लड़की बोली, ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर रिया ने पूछा, तो तुम अकेली कैसे आई? तब वह लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा और भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं अर्धकुंवारी में। तो रिया ने पूछा, फिर तुम नहीं गई खाने लंगर? वह लड़की बोली, मैंने तो कभी का खा लिया था, लंगर जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया और वे अब खाकर फिर आएंगे। ऐसे बात करते करते रिया और वह लड़की कटारा के नज़दीक पहुंच गए। तब रिया ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी? तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। रिया ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का पता है क्या? वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। रिया उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वह लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, जरूर तुम अपने होटल पहुँच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल तो आ गया। रिया को तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल उस सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वही है। रिया थकी हुई थी, उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। रिया थोड़ा आगे गई, उसे समझ आया, आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वो लड़की कहाँ गायब हो गई। रिया ने होटल वालों से कमरे की चाबी मांगी। होटल वालों ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ। वहाँ पहुँच रिया ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफ़ी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वे सब चले गए तो रिया कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाज़ा खटखटाया, बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। रिया ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से विवेक ने झांकते हुए कहा, दरवाज़ा खोल। रिया खड़ी होकर दरवाज़ा खोल कर आई। तब विवेक बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और रिया से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। विवेक ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहाँ शिफ्ट कर लिया। रात को रिया और विवेक खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह विवेक के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार होकर वापस घर लौट गए। अब वैष्णो देवी से लौटे उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें रिया के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग के अनुसार रिया की न जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। रिया को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। रिया के भैया, मौसी, चाचा सब आए हुए थे। रिया को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। मसलन रिया ने यह किया, रिया ने वो किया। तब विवेक रिया को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया और वहाँ पीछे पीछे विवेक के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। पर रिया कहने लगी, क्यों, क्या बात हुई है? क्या इतने में विवेक गुस्से से रिया से बोला,
तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब रिया ने वे गहने उतार कर मेज पर रख दिए। पर रिया को यह समझ नहीं आया कि क्यों उतरवाए गहने, जबकि ये सारे गहने रिया के पिता ने रिया को दिए थे। दोस्तों, इस कहानी का तीसरा और अंतिम भाग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं इस कहानी के अगले भाग की वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।